अब जब अपनी पीक के ऊपर थी ऑटोमन एम्पायर, तो आपको मैं बताऊं, ना सिर्फ ये बल्कान का एरिया, ये जो बल्कान का एरिया है ये ईस्टर्न यूरोप का सदर्न पार्ट है, यानी साउथ ईस्टर्न यूरोप है। तो मुसलमान काफ़ी हद तक यूरोप के ऊपर भी हुकूमत करते रहे हैं। और ये जो यूरोपियन पार्ट है, यहाँ पे इस्लाम जो है वो सेपरेट किया जब टर्किश एम्पायर यहाँ पे मौजूद थी। यानी आप रोमानिया में देख लें, आप बल्गारिया में देख लें, आप मोल्दोवा में देख लें, फिर उसके बाद आप साइप्रस में देख लें। साइप्रस का ये जो एक आइलैंड था उसके ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा किया। फिर उसके बाद आप ग्रीस के ऊपर मैसेडोनिया देख लें, मैसेडोनिया के साथ अल्बानिया देख लें, फिर सर्बिया के साथ बॉस्निया देख लें, फिर कोसोवो देख लें। यहाँ पे मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी मौजूद है। इवन कि यहाँ पे कम्युनिज़म भी रहा इन इलाक़ों के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम की पावर को यहाँ पे ख़त्म ना किया जा सका। और जब कम्युनिज़म यहाँ से ख़त्म हुआ 1990s में और हज करने के लिए लोग यूरोप से आए, तो पहले बहुत सारे लोग उस वक़्त हैरान रह गए कि अच्छा यूरोप में भी मुसलमान आबाद हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने अक्सर इस चीज़ का प्रोपेगेंडा किया कि इस्लाम श्रिंक्स व्हेन इट कम्स नियर द डोर्स ऑफ विंटरी कैपिटल्स। जब भी सर्द इलाक़ों में या कोल्ड रीजन्स के पास इस्लाम आया, इस्लाम सुकड़ जाता रहा। और इस्लाम इज़ ओनली द रिलीजन ऑफ डेजर्ट्स एंड एरिड एंड ड्राई एरियाज़, और गर्म एरियाज़ का ये रिलीजन है। तो इस्लाम ने ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे हिस्से के ऊपर अपना होल्ड रखा था, और काफ़ी सेंचुरीज़ आप समझ लें कि 1300 से लेकर ऑनवर्ड 1918 तक यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से टर्की की यहाँ पे इन्फ्लुएंस मौजूद था। बहरहाल टर्की जब अपने पीक के ऊपर था, तो ना सिर्फ ये यूरोपियन कंट्रीज़, बल्कि आप समझें कि ये ऑलमोस्ट सारा एरिया भी, ये वाला एरिया जो कि आज सऊदी अरेबिया का एरिया है, और इसके बाद मिडल ईस्ट का एरिया, और इसके अलावा ये एरिया जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका का है, ये एक अच्छी खासी एम्पायर थी। इनकी दुश्मनी ना सिर्फ यूरोपियन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ चलती थी, क्योंकि वो अक्सर औकात अब यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ जो कि उस वक़्त कॉलोनीज़ बन चुकी थी टर्की थी कि उनको आज़ाद करवाने की कोशिश करते थे, वहाँ पे अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते थे। बल्कि इनका मुकाबला यहाँ पे उस वक़्त की सफ़वी एम्पायर के साथ ही था। सफ़वीज़ जो हैं वो उस वक़्त के अहले तशय्युअ का एक सेंटर था, और ये सुन्नी हनफी थे टर्किश, और इनका आपस में क्लैश भी होता था। याद रहे कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट का जो बेटा था सुल्तान सलीम द ग्रिम उसको बोलते हैं, तो सलीम ने ज़्यादातर जो ये वाला एरिया था मिडल ईस्ट का, सफ़वी हुकूमत के साथ लड़ाई करके उनसे आज़ाद करवाया था, और उन्होंने ख़ुद से यहाँ पे रूल किया था। तो अब इनका डिक्लाइन आपको जैसे मैंने पहले बताया 19th सेंचुरी और उससे पहले 18th सेंचुरी वियना की वॉर बैटल के बाद जब वो हार गए, अपनी पीक के ऊपर थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिसीट करना शुरू कर दिया। फिर भी 200 साल ये ले गए अपनी मुकम्मल डिक्लाइन के लिए, यानी 1700 सारा, फिर 1800 सारा इन्होंने फिर भी गुजारा। लेकिन 1912 में 1912 में एक बल्कान वॉर हुई। इसको कहते हैं बल्कान वॉर 1। इसको क्या बोलते हैं? बल्कान वॉर 1। बल्कान वॉर 1 में क्या था कि बल्कान की वो कंट्रीज़ जो कि तुर्की के कब्ज़े में पहले रह चुकी थी, 4, उन्होंने आपस में एक लीग बनाई थी। वो कौन सी थी? ग्रीस, बल्गारिया, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया। ये 4 कंट्रीज़ थी। तो इन्होंने आपस में लीग यानी कि एक यूनाइटेड आर्मी बनाई हुई थी। इन्होंने ऑटोमन्स के ऊपर हमला कर दिया, और ऑटोमन्स उस वक़्त इंतहाई वीक हो चुके थे 1912 तक। इनके पास इतने अच्छे वेपन्स भी नहीं थे, और न्यूमेरिकली भी ये इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने बड़ी आसानी से ऑटोमन्स को हरा दिया, और ऑटोमन्स की जो बाकी बची खुची यूरोप के अंदर कुछ टेरिटरीज़ थीं वो भी उनसे छीन ली। तो इन चारों ने आपस में जब उनको छीन लिया ऑटोमन्स से, तो फिर आपस में जो लूट का माल है उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब जब डिवीज़न हुई तो एक बड़ी पावर जो बल्गारिया था वो खुश नहीं था।
उसको लगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे बहुत सारे एरियाज़ मिलने चाहिए थे इस जंग के नतीजे में जो माल गनीमत आया, लेकिन मुझे नहीं मिले। उसने फिर अगले साल 1913 में बल्गारिया ने सर्बिया और ग्रीस के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इन दोनों ने अनजस्टिफिएबली बहुत सारे एरियाज़ को अपने पास रख लिया है, जबकि उसको उसका हिस्सा नहीं वॉर के बाद दिया गया। जब बल्गारिया इम्पोज्ड वॉर अपॉन दीज टू कंट्रीज़, तो बल्गारिया को ये नहीं पता था कि जब वो इन मुल्कों के साथ लड़ा था तो दूसरी तरफ से रोमानिया भी इसके ऊपर अटैक खोल देगा। रोमानिया की अपनी पुरानी कोई उसके साथ ग्रेवेंसेस थी। बहरहाल इसमें बुरे तरीके से बल्गारिया हार गया और सर्बिया और ग्रीस को फ़ायदा हो गया। अब सर्बिया की पावर बहुत सारी इसमें बढ़ गई। तो 1913 की जो बल्कान की वॉर 2 है, बल्कान वॉर 2, ये सिंपली आपने याद रखना है कि बल्कान वॉर 1 के जो जीती हुई कंट्रीज़ थीं वो आपस में लड़ पड़ी उस माले गनीमत के ऊपर जो टेरिटरी की सूरत में ऑटोमन्स ने छोड़ा था। और इस लड़ाई के नतीजे में सर्बिया बहुत बड़ी पावर बन गया, क्योंकि उसकी टेरिटरी एक्सपैंड भी हो गई और उसकी पावर भी बढ़ गई। और इसके नतीजे में ऑटोमन्स को भी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये वॉर कर रहे थे तो ऑटोमन्स भी बीच में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी जो लॉस्ट जो पहले से टेरिटरीज थी कुछ उन्होंने भी हासिल कर ली, उसमें से ख़ास तौर पे बल्गारिया में से। तो ये आप समझें कि बल्कान वॉर जो 2 है, इसके बाद सर्बिया जब पावरफुल हो गया और नेक्स्ट ईयर सर्बिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी ऑस्ट्रिया के ऊपर, क्योंकि दोनों की दुश्मनी चल रही थी सर्बिया और ऑस्ट्रिया की। तो सर्बिया के ऊपर उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर उसने वॉर डिक्लेयर कर दी और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 बल्कान वॉर 1 और बल्कान वॉर 2 के नतीजे में आगे होने वाली वॉर है। अगर सर्बिया इतना पावरफुल ना होता तो वो कभी भी ऑस्ट्रिया जैसी एम्पायर के ऊपर हमला ना करता, तो उसने हमला कर दिया। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आगे जो बल्कान वॉर, ये 2 बल्कान वॉर्स ने जन्म दिया वर्ल्ड वॉर 1। अब इसमें हम आगे आते हैं तो टर्की भी शामिल हो गया वर्ल्ड वॉर 1 में, और टर्की ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ा, जर्मनी के साथ मिल गया और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने बल्कान वॉर्स में ऑटोमन के, ख़ास तौर पे बल्कान वॉर 1 में ऑटोमन्स के दुश्मनों की मदद की थी। तो इस वजह से टर्की को ग्रीवेंसेस थे अगेंस्ट ब्रिटेन, तो वो जर्मनी के साथ मिलकर वॉर लड़ना शुरू हो गया। अब वॉर जब हार गए टर्की भी और जर्मनी भी और एलाइज जीत गए, तो एलाइज ने क्या किया कि जितने भी इलाके थे, ख़ास तौर पे उस वक्त जो बचे हुए इलाके थे टर्की के पास या ऑटोमन खलीफा के पास, वो ये थे जो कि मिडल ईस्ट के कुछ इलाके थे, अरब की कंट्रीज़ थी जिसके ऊपर अभी तक वो हुकूमत कर रहा था, उनको उनसे छीन लिया और ज़्यादातर मिडल ईस्ट के ऊपर फ्रांस और टर्की ने कब्ज़ा कर लिया मैंडेट के तौर पर। और टर्की के ऊपर भी एलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे इसको टेक ओवर कर लिया और ये प्लान बनाया कि मुख्तलिफ टर्की के हिस्सों को, ख़ास तौर पे पोर्ट एरियाज़ को मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में बांट दिया जाएगा, ख़ास तौर पे ग्रीस, क्योंकि ग्रीस पुराना दुश्मन रहा है। आपको बता चुका हूँ कि ग्रीस के ऊपर भी कब्ज़ा किए रखा है काफ़ी अरसा टर्की ने, तो ग्रीस में काफ़ी हद तक दुश्मनी और नफ़रत पाई जाती है टर्क लोगों के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने बंदर बांट करने का ऐलान किया टर्की का, और ख़लीफ़ा जो है वो उस वक़्त पपेट बन गया, उनकी कठपुतली बन गया ब्रिटेन की और एलाइड फोर्सेस की। जो वो कह रहे थे वो मानता जा रहा था, जिसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन आया और कमाल अटाटर्क ने पूरी जो अवाम है टर्की की उनके साथ मिलकर एक वॉर लड़ी एलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़, और ग्रीक फोर्सेस जो कि उस वक़्त मौजूद थीं टर्की में, उनको बाहर निकाल दिया और ख़लीफ़ा को मजबूर किया कि वो एग्ज़ाइल हो जाए। ख़लीफ़ा भाग के ब्रिटेन ने उसको निकाल लिया और वो फिर एग्ज़ाइल में चला गया। और उसके बाद फिर ऑटोमन एम्पायर ख़त्म या ऑटोमन खिलाफत ख़त्म हो गई और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क
अतातर्क 1923 में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ टर्की का ऐलान किया और 1924 में खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। यानी खिलाफत एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं होगी, अब डेमोक्रेसी होगी एज एन इंस्टीट्यूशन, और इसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से लोग इलेक्ट होके आया करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और बाकी टर्किश लोगों को अरब्स के ख़िलाफ़ बहुत गम गुस्सा था, क्योंकि अरब की पॉपुलेशन ने उस वक़्त ब्रिटेन को सपोर्ट किया था और रिबेल किया था टर्की के ख़िलाफ़ या ऑटोमन्स के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे यहाँ पे हिजाज़ के इलाके में और मिडल ईस्ट के अरब दूसरे इलाक़ों में। तो अरबी या अरब जो ट्रेडिशंस हैं उनसे उन्होंने उनको फेयरवेल कह दिया और उन्होंने मॉडर्न रिफॉर्म्स किए, और उस मॉडर्न रिफॉर्म्स की वजह से टर्की एक सेकुलर स्टेट बना। उन्होंने रिलीजन के सिंबल्स को पब्लिकली यूज़ करने से मना कर दिया। उन्होंने इवन रस्मुल ख़त ख़त्म कर दिया, जो कि टर्किश का अरबिक के साथ मिलाता था, क्योंकि टर्किश का भी रस्मुल ख़त उस वक़्त ऑलमोस्ट वही था जो अरबिक का रस्मुल ख़त था, उसमें काफ़ी यकसानियत पाई जाती थी। उस रस्मुल ख़त को ख़त्म करके लैंग्वेज तो वही रही, लेकिन रस्मुल ख़त उन्होंने कर दिया लैटिन। जैसे अब हम लोग उर्दू इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू किस में इस्तेमाल करते हैं? अरबिक रस्मुल ख़त में, यानी नस्तालिक स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि अरबिक का भी स्क्रिप्ट है। लेकिन जब हम मोबाइल के ऊपर मैसेज करते हैं तो हम रोमन रस्मुल ख़त में, यानी कि लैटिन में हम उसको लिखते हैं। तो उन्होंने भी लैटिन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया ताकि उनका ताल्लुक़ अरब के साथ ख़त्म हो जाए और रिलीजन के साथ भी ख़त्म हो जाए और यूरोप के साथ उनका ताल्लुक़ जुड़ जाए। फिर उसके बाद फैज़, जो कि एक ख़ास किस्म की टोपी तर्किश सरदार पहनते थे, उसको उन्होंने मना कर दिया, ये नहीं पहनना। फिर स्कर्ट्स एक कौमी लिबास ठहरा, हिजाब करना मना कर दिया, दाढ़ी रखना मना हो गए, ओपनली आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को शो नहीं कर सकते। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाया कस्टोडियन ऑफ दिस सेकुलरिज्म, एक आर्मी और एक जुडिशरी और उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये 3 इंस्टीट्यूशंस को कस्टोडियन बनाया सेकुलरिज्म का। और यहाँ टर्की में हमने देखा है कि रसेप तैयब अर्दोगान से पहले जितनी भी इस्लामिक गवर्नमेंट आती रही हैं, या आर्मी को थोड़ा सा भी शुबा रहा है कि ये इस्लामिक गवर्नमेंट है, वो फ़ौरन उसको टॉपल कर देती थी और उसकी जगह पे कोई आर्मी जनरल जो कि सेकुलरिज्म को और स्ट्रेंथन करता था। तो ये सारा चलता रहा। लेकिन 1990s में इस्लाम की एक वेव पूरी दुनिया में फैली, ख़ास तौर पर USSR के ब्रेकडाउन के बाद। तो 1990s में एक पार्टी जो कि इस्तांबुल और अंकारा के में उठी, उसका नाम था वेलफेयर पार्टी या फलाह पार्टी। वो पार्टी जो है वो अपनी एक्सट्रीमिस्ट रूट्स की तरफ जाना चाहती थी वापस, और उसने जो कुर्द पॉपुलेशन है, वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है टर्की में, और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टर्की के साउथ ईस्ट के अंदर। और जब इस बैटल ग्राउंड से बहुत सारे कुर्दिश जो पुअर लोग थे वो माइग्रेट करके, तो अंकारा जो कि कैपिटल है टर्की का और सेंट्रल प्लेस के ऊपर है, ये भी मैं बताता चलूँ कि कमाल अतातुर्क ने कैपिटल जो पहले था टर्की का वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, उससे उसने शिफ्ट कर दिया अंकारा को यहाँ सेंटर में, क्योंकि ये उसकी बेस थी जब उसने यहाँ से सिविल वॉर लॉन्च की थी अगेंस्ट खलीफा एंड अगेंस्ट दी एलाइड फोर्सेस। तो वो समझता था कि यहाँ पे उसकी बेस है, यहाँ से उसकी सपोर्ट उसको मिलती रहेगी। तो इन दोनों इलाकों के अंदर फलाह पार्टी या मौजूद थी जिसने कुर्द जो माइग्रेंट्स थे और गरीब लोग थे इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अच्छी खासी तादाद में थे। ये माइनॉरिटी ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टर्की बनती है, यानी कि 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो 20% होने के नाते अच्छी खासी एक वोट बेस थी। वो इनके साथ मिल गए और एक एक्सट्रीमिस्ट नज़रिया रखना शुरू कर दिया। उसके बाद ये पार्टी जीत कर ये आई गवर्नमेंट में। अंकारा में
अंकारा जो है वो इनको मिल गया और इस्तांबुल मिल गया। और उसके बाद जब ये पार्टी जीतकर नेशनल गवर्नमेंट बनाई तो उसके फ़ौरन बाद ही आर्मी ने इसको डिपोज कर दिया क्योंकि इसके इस्लामिक नज़रियात थे। उसके बाद रेसिप तैयब अर्दोगान का जो अरूज है वो कैसे हुआ। रेसिप तैयब अर्दोगान पहले सिर्फ़ और सिर्फ मेयर थे, आई थिंक इस्तांबुल के, शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो गूगल से। तो पहले एक सिर्फ मेयर थे और उसके बाद 2001 में उन्होंने अपनी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का आगाज़ किया, AKP इसका नाम था। और फिर इलेक्शंस हुए 2002 में, इनको गवर्नमेंट मिली और 2002 से लेकर अब तक 4 इलेक्शंस अच्छे खासे तरीके से जीत चुके हैं। जब पहली टर्म में इनके फॉरेन मिनिस्टर थे अब्दुल्ला गुल, उनकी बीवी स्कार्फ पहन के जब एक पब्लिक मीटिंग में आई तो जो सेकुलर मीडिया है उसने बहुत शोर मचाया कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया है, क्यों पब्लिकली इन्होंने रिलीजियस इमेज को इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर रेसिप तैयब अर्दोगान के ख़िलाफ़ एक अच्छी खासी अपोजिशन आ गई और ऐसा लग रहा था कि आर्मी इंटरवीन करेगी और इस एक वजह से उनको हुकूमत से निकाल देगी। दूसरी वजूहात भी थी कि वो इस्लामिक नज़रियात रखते थे। इससे पहले कि आर्मी आती, रेसिप तैयब अर्दोगान ने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया और अपनी सारी हुकूमत को रिज़ाइन करवाया और दोबारा इलेक्शंस में गए और उससे भी बड़ी जीत के साथ वापस है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था और ख़ास तौर पे पुअर लोगों को इतनी जॉब्स दी थी कि वो जंप मार के मिडिल क्लास में आ गए थे, उनकी अच्छी खासी बेस मौजूद थी। दूसरे टर्म भी, फिर तीसरी टर्म भी, फिर चौथी टर्म भी उन्होंने ली। एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा था कि जब 3-4 टर्म्स नहीं और बहुत मजबूत हो गए, फिर उन्होंने आर्मी के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया। हत्ता कि आर्मी ने इनके खिलाफ कू भी एक करवाया। जो फतहुल्लाह गुलन एक अपोजिशन लीडर हैं, वो भी रिलीजियस सूफ़ी माइंड के बंदे हैं, वो अमेरिका में उन्होंने पनाह ली हुई है। वो एक बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी है जो बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस चलाती हैं टर्की में और सारे इस्लामिक वर्ल्ड में। उनकी मदद से आर्मी ने एक कू करवाया रेसिप तैयब अर्दोगान के ख़िलाफ़, जो कि नाकाम हुआ। आपको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मैसेज भेजा पूरी कौम को बाहर निकले और उनकी हुकूमत को बचा लिया। और उसके बाद फिर वो दोबारा से हुकूमत में आए और 2017 में उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे टर्की में कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का वो इरादा रखते हैं और उसको सेंट्रलाइज बनाने का इरादा रखते हैं। और उसमें बड़ी उनको मेजॉरिटी मिली और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और बहुत सारी पावर्स को सेंट्रलाइज भी किया। नेशनलिस्टिक उनका व्यू है, दोबारा से ऑटोमन टर्क की स्पिरिट को वो कायम करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे फिल्म्स, ड्रामास और ये जो सीरीज़ हैं उन्होंने स्टार्ट करवाई ताकि एक फर्वर पैदा हो, दोबारा से अपने पास्ट के साथ कनेक्ट हो, अपनी रूट्स के साथ दोबारा से हम मिल जाएं। तो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद अब दोबारा से ऑटोमन एम्पायर को रिजरेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये है ऑटोमन्स। और उसके बाद टर्की की मेन जो हिस्ट्री है मैंने आज तक के लिए एक समरी सी उसकी बता दी है। आप इसको वीडियो को दोबारा से देख के पॉइंट्स लिखते जाएँ, ख़ास तौर पे फतहुल्लाह गुलन के बारे में 2017 के जो रेफरेंडम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कमाल अटाटर्क ने 1924 में खिलाफत को ख़त्म कर दिया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए और आप उसको साथ साथ में लिख